समाचार कैरी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। समाचार कैरी समाज में होने वाले अच्छे बुरे घटनाओं पर चर्चा करना अपना कर्तव्य समझते हैं। समाज की हर उस व्यवस्था पर अपना चिंतन एक सामाजिक कर्तव्य समझते हुए आज हिंदुस्तान कहें या हरियाणा कहें, हरियाणा से शुरू करके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक कार्यक्रम शुरू किया गया था। उसके तहत हरियाणा सरकार ने काफ़ी इन्वेस्ट भी किया, विज्ञापन भी दिए, समय समय पर समीक्षा भी की, लेकिन इस विषय की चर्चा करना आज मजबूरी हुई, क्योंकि एक IAS अधिकारी जो पिछले काफी समय से प्रताड़ित हो रही थी, उसने अपनी व्यथा मुख्यमंत्री विभिन्न स्थानों पर की। उसकी समस्या का एक IAS अधिकारी की समस्या का समाधान नहीं हो पाया। उससे परेशान होकर, आहत होकर उस व्यक्ति ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। आधुनिक भारत, 21वीं सदी के भारत, या कहें कि चांद पर पहुंचने वाले भारत में आज भी ऐसा हो रहा है, बेटियों को सम्मान नहीं मिल रहा है। कम पढ़ी लिखी गांव की ग्रामीण महिला बेटी के लिए हो तो भी सोचने का विषय है। क्लास 1 अधिकारी IAS बेटी ने परेशान होकर अपना इस्तीफा दिया है। बहुत गंभीर सरकार पर एक तमाचा तो क्या कहूं, बहुत बड़ी विडंबना सरकार के लिए है। ऐसा क्यों हो रहा है? समय रहते इसकी समस्या का क्यों नहीं इलाज किया गया? समस्या क्यों नहीं हल की गई? इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज समाचार कैरी चंडीगढ़ कार्यालय में समाज के प्रबुद्ध पत्रकार, समाज सेवक जो अपनी लेखनी के माध्यम से समाज में हर रोज नई दिशा देते हैं, इस समाज का मार्गदर्शन तय करते हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार मनोज ठाकुर जी। मनोज जी, आपका स्वागत है। सर नमस्कार। समाचार कैरी के सभी दर्शकों को और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने मुझे इस बातचीत के लिए आमंत्रित किया अपने इस कार्यालय में। मैं आपको बहुत आभारी हूँ सर। नमस्कार सर। करनाल से मनोज त्यागी जी, जो पिछले काफी समय से पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। आज मनोज जी, आपका समाचार कैरी चंडीगढ़ कार्यालय में आपका स्वागत है। समाचार कैरी के सभी दर्शकों को नमस्कार। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मुझे इस डिबेट का हिस्सा बनने का मौका मिला। थैंक यू। हमारे युवा पत्रकार साथी जो कि फतेहाबाद से हैं, युवा संघर्ष पत्रकारिता में बहुत लंबे समय से बहुत जोखिम भरी पत्रकारिता कर कर एक नाम स्थापित किया है। विजय जी, आपका स्वागत है। समाचार कैरी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और एक आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर जो एक चर्चा का विषय रखा है, इसके बाद मेरे को यहाँ बोलने का मौका मिलेगा, इसके लिए मैं समाचार कैरी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। क्या भारत में बेटियों का ऐसे ही होता रहेगा? एक IAS अधिकारी जिस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए, समाज की व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए, आज स्वयं न्याय पाने के लिए लाचार है और अपना इस्तीफा दिया है। मनोज ठाकुर जी, आप इस विषय पर अपने विचार। ये बहुत ही चिंता का विषय है कि एक IAS ऑफिसर को सिर्फ इसलिए रिजाइन करना पड़ गया, या उसने इसलिए रिजाइन कर दिया, या वह रिजाइन करने के लिए मजबूर हुई क्योंकि उसका एक्सप्लॉयटेशन किया गया और उसकी कोई FIR तक दर्ज नहीं हुई। जब एक IAS ऑफिसर की ये स्थिति है तो आम महिलाओं की और आम लड़कियों की प्रदेश में क्या स्थिति होगी, इसका हम आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। रानी नागर का मामला कोई बहुत छोटा मामला नहीं है, ये बहुत छोटा केस नहीं है। मुझे तो लगता है कि हरियाणा के संदर्भ में ये एक स्टडी केस है। इसका अध्ययन होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे पुलिस ने कहाँ कहाँ पे
सरकार ने और कहाँ कहाँ पे महिला आयोग ने अपनी ड्यूटी सही तरह से नहीं निभाई। कितनी दुखद बात है कि एक महिला के साथ उसका सीनियर उसका एक्सप्लॉइट करता है और महिला उसकी कंप्लेंट करती है, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती। एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही? इसके लिए सीधे सीधे मुझे लगता है डीजीपी जिम्मेदार है। डीजीपी की जवाबदेही इसमें होनी चाहिए, उनसे जवाब तलबी होनी चाहिए कि भाई आपने ऐसा क्या किया। जब एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन ऑफ रिपोर्ट छोटी सी एक खानापूर्ति है पुलिस की, अगर पुलिस वही प्राइमरी खानापूर्ति ही पूरी नहीं कर रही तो कैसे हम महिलाओं को इस तरह के एक्सप्लॉयटेशन से बचा पाएंगे? और वह भी तब जैसे हरियाणा जैसे प्रदेश में रिकॉर्ड है यहाँ पे कि किस तरह से लड़कियों को घर में मार दिया जाता है, और उसकी बहुत सारी वजह है। और उसमें से एक बड़ी वजह यह भी है कि लोग अपनी प्रतिष्ठा जोड़ के लड़कियों को देखते हैं और वो इसलिए लड़कियों की हत्या कर देते हैं या उनको घर में मार देते हैं कि अगर ये पैदा हो गई तो कहीं इससे मेरी प्रतिष्ठा खराब ना हो, क्योंकि पुलिस और कानून यहाँ पे है ही नहीं लड़कियों के लिए। और रानी नागर एक आईएएस महिला अधिकारी के केस ने इस बात को साबित भी कर दिया। सर, आपको याद होगा नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, पानीपत में उन्होंने कार्यक्रम किया था और एक अभियान चलाया था देशव्यापी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उस अभियान का उद्देश्य यही था कि अभिभावकों को मोटिवेट किया जाए, अभिभावकों को प्रोत्साहित किया जाए कि वो बेटियों को पैदा करें, बेटा बेटी में भेद ना समझें और बेटियों को पढ़ाएं, उन्हें सक्षम बनाएं। बहुत अच्छा प्रोग्राम था ये। दुखद यह है कि मोदी सरकार के दूसरे चरण में और मनोहर लाल सरकार के दूसरे चरण में एक आईएएस अधिकारी को अपने पद से सिर्फ इसलिए रिजाइन करना पड़ गया कि उसकी यौन शोषण पे सरकार ने, पुलिस ने, महिला आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई आवाज तक नहीं उठी। और वो महिला इस कदर लाचार कर दिया उसको, पूरे सिस्टम ने उस महिला को इतना परेशान कर दिया कि उसे ना सिर्फ यहाँ से रिजाइन करना पड़ा बल्कि वो प्रदेश को छोड़ के चली गई। सुरक्षा के लिए उस महिला अधिकारी को अपने घर जाना पड़ गया। इससे दुखद मुझे नहीं लगता कोई और घटना हो सकती है जो हरियाणा में घटी है। सर, कि एक आईएएस अधिकारी हरियाणा छोड़कर ही चले जाए, उनका मनोबल इतना आहत हुआ, इस्तीफा देकर हरियाणा प्रदेश को ही छोड़कर चले गए। मनोज जी, संक्षिप्त में आप भी अपने दो शब्द। शर्मा जी, सबसे पहले तो सरकार ने जिस योजना को इतने बल के साथ शुरू किया था, पानीपत से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को जितना अग्रणीय भूमिका पूरे भारत में है, उसमें हरियाणा में काफ़ी हमारा जो अनुपात है लड़के लड़कियों का काफ़ी हद तक सुधरा। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल आज ये उठ जाता है कि जहाँ बेटी कोख में मार दी जाती थी, वहीं बेटियों को बचाने की कोशिश में महिलाएं सफल रही हैं। लेकिन जब हमारे प्रदेश में एक आईएएस ऑफिसर्स के साथ कोई शोषण होता है, उसको न्याय नहीं मिलता, और उस न्याय की प्रकाष्ठा देखिए कि आज वो बेटी, हमारे भारत की वो बेटी जो एक बहुत बड़े पद पे रहने के बावजूद भी आज सरकार को इस्तीफा देके, इस्तीफा ही नहीं, आज उस इस्तीफा देने के बाद आज उसने प्रदेश भी छोड़ दिया केवल जान माल को बचाने की वजह से। तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम कहाँ तक सफल हो रहा है और हम किस दिशा में जा रहे हैं, इस पे हमें जरूर गंभीरता से सोचना पड़ेगा। विजय जी, आप भी संक्षिप्त में अपने विचार। सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया था, मैं मानता हूँ बेटियों में सुधार भी हुआ है। इसके लिए सरकार ने कई प्रयास किए, 2 गाइड चलाई, लेकिन एक आईएएस अधिकारी हरियाणा में इस तरह से इस्तीफा देकर अपने वापस प्रदेश लौटती है, कहीं ना कहीं इसमें सरकार की जो है एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आती है। क्यों उसने इतनी शिकायत की पुलिस से कि मेरे ऊपर जो ऐसे है अत्याचार हो रहे हैं, जो भी शिकायत की है उसकी जांच क्यों नहीं की, और सरकार अभी तक चुप क्यों है, क्या कारण है? यह एक बहुत बड़ा चिंता का विषय से कई सवाल सामने आते हैं कि क्या हरियाणा सरकार में प्रशासन इतना कमजोर है, या जिसके खिलाफ शिकायत की गई है वो इतना शक्तिशाली है कि उसकी कार्रवाई करना संभव नहीं है। यहाँ प्रशासन की कई लापरवाही है। हम आज चर्चा करेंगे, मनोज ठाकुर जी बताएंगे कि इस प्रकरण में कौन सा
या तो जिनके खिलाफ शिकायत की गई है वो इतने मजबूत कद रखते हैं कि किसी की हिम्मत नहीं है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे, या वो इतने रसूखदार हैं, या सरकार की मंशा कमजोर है, या प्रशासन की को कमी है। सरकार के इतने दावों के बावजूद सरकार में कमी भी निकाल सकते। सरकार के अभी तक प्रयास ठीक नजर आ रहे थे, विज्ञापन थे, बेटी बचाओ हरियाणा में ये हुआ, खिलाड़ियों को सम्मान देते हैं, बेटियों को सम्मान देते हैं। इतने सब के बावजूद ये प्रकरण क्यों हुआ? एक आईएएस अधिकारी बेटी को इस्तीफा देकर प्रदेश क्यों छोड़ना पड़ा? मनोज जी, संक्षिप्त में अपने विचार। हमारे युवा पत्रकार साथी ने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। निश्चित रूप से सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए, बाकायदा से इस बारे में जानकारी देनी चाहिए कि क्यों कार्रवाई नहीं हुई, यह क्या वजह रही है। क्या रानी नागर के आरोप गलत थे? अगर गलत थे तो किस रिपोर्ट में गलत थे, उस रिपोर्ट को उन्हें सार्वजनिक करना चाहिए ताकि जनता को पता चले और लोगों में कानून के प्रति एक यकीन पैदा हो। निश्चित रूप से सर, जैसा आपने बताया कि वो आईएएस अधिकारी हैं जो काफ़ी रसूखदार तो हैं ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा ये भी एक हरियाणा में चलन है कि जब जब जिस आईएएस अधिकारी पे इस तरह के आरोप लगते हैं, पूरी आईएएस लॉबी उसे बचाने में लग जाती है। तो इस मामले में भी ऐसे ही कुछ हुआ। हर किसी ने महिला को ही गलत ठहराना साबित कर दिया, गलत ठहराने की कोशिश की, जिससे महिला का मनोबल इतना टूट जाए कि वो अपने लिए, अपने इंसाफ के लिए आवाज न उठा पाए। रानी नागर के केस में ऐसा ही हुआ था। और जब जब भी लड़कियों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, जब जब भी लड़कियों के साथ इस तरह की घटनाएं होती है, तो हर किसी की यही कोशिश रहती है कि लड़कियों का मनोबल तोड़ दिया जाए ताकि लड़कियां इस तरह की शिकायत करने के लिए आगे ना आए। दिखावा भले ही सरकार बहुत ज्यादा कर रही है, महिला पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं, दुर्गा ऐप भी बनाया गया है, लेकिन दुर्गा ऐप बनने के बाद, महिला पुलिस स्टेशन बनने के बाद अगर आप महिलाओं के उत्पीड़न का आंकड़ा देखेंगे तो वो भी बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। सरकार दावा कर देती है कि साहब हम तो एफआईआर लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन जैसे रानी नागर आईएएस अधिकारी की एफआईआर लॉन्च नहीं हो रही, तो आम लड़कियों की एफआईआर कहाँ लॉन्च हो रही होगी? हम इसका भी अंदाजा लगा सकते हैं सर। निश्चित रूप से ये मामले बढ़े हैं। इसमें एसोसिएशन लॉबी, जो आईएएस एसोसिएशन लॉबी है, उसने मुझे लगता है कि रानी नागर को प्रताड़ित करने के लिए काम किया, उसे इंसाफ ना मिले या उसके इंसाफ में रोड़े खड़े हों, रोड़े खड़े किए जाए, उसको दिक्कतें बढ़ाई जाए। इस सब के लिए पूरी तरह से मुझे लगता है कि सरकार और अधिकारी भी जिम्मेदार है, उन सबको भी जवाब देना चाहिए। प्रशासन और मैं ये कहूं समाज को अपनी धारणा बदलनी होगी। बेटी महिलाओं में कोई फर्क ना समझकर आज किसी की बेटी, बहन, पत्नी के साथ ऐसा हुआ है, कल हमारे साथ भी होगा। समाज को बदलना होगा, अपने विचार बदलने होंगे, न्याय करना होगा, न्याय दिलाना होगा। पर समाज खुद परेशान है। इन समस्याओं की चर्चा के लिए अब सुदेश, जो कि एक युवा पत्रकार है, मीडिया जगत से जुड़े हुए हैं, सुनीता जी। सुनीता, आपका इस प्रकरण में 2 शब्द। प्रोग्राम हो रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत बड़ा विषय चल रहा है। जहाँ पे जाओ, स्कूल के बाहर जाओ, ठेके के बाहर जाओ, पोस्टर लगे हुए होते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कोई नहीं बचा रहा इस चीज़ को। जहाँ पे भी मौका मिलता है, कोई भी गांव से भी नहीं अपने बेटी का कोई वो नहीं करते कि उनका सम्मान करें। और कोई शहर में जाओ तो भी वहाँ भीड़ भड़क्के में कोई भी बेटी का सम्मान नहीं करते। दुर्गा ऐप भी चला रखा है, और उसके अंदर जब पुलिस ही सेफ नहीं है तो आम लड़कियों का तो कहना ही क्या। लड़कियां तो लड़कियां, लेकिन कम से कम 60 या 70 साल की बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनका ही नहीं कुछ शर्म करना या कुछ उनका पहले जैसे करते थे। एक लेडीज को अच्छा दर्जा दिया जाता था। सारे चाहते हैं हमारी बेटी भी एक अफसर बने, लेकिन जब अफसर बन जाती है तो उसको पता नहीं कहाँ से ये पूरी सपोर्ट होती है, सरकार की भी होती है और भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी कमियां रह जाती है। तो इसी वजह से ये काम होते हैं। थैंक यू। सुनीता जी, इन समस्याओं का क्या समाधान है? क्या समाज को अपना दृष्टिकोण बदलना है या सरकार को और कोई कड़े कदम उठाने हैं? सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि
सरकार को भी सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए, और जहाँ पे भी देखें और जहाँ लड़कियाँ को कोई भी कुछ भी हो रहा हो उसकी साधन होने, तो अकेली लड़की उसको देख रहे हैं, लोग वीडियो बनाते हैं उसकी, और उसको सपोर्ट देना चाहिए, भले लेडीज हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो। और सरकार को कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए उनकी सिक्योरिटी के लिए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे। समाज को भी अपना दृष्टिकोण महिलाओं के प्रति बदलना होगा, तभी इस तरह की घटनाएं रुकेंगी और समाज में लोग अच्छी तरह जी पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।